स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने विद्यार्थियों के उत्तर लेखन कौशल या उनके आंसर राइटिंग स्किल के विकास के लिए विशेष रूप से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का एक सारगर्भित विश्लेषण, साथ ही साथ प्रश्नों की समझ अर्थात प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर किस प्रकार से निर्मित किया जाए, इस पूरे समझ को तथ्य और अवधारणा तथा उसके एक बेहतर विश्लेषण के साथ टीम दृष्टि के शिक्षक आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन या थर्ड पेपर में जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसका विश्लेषण आपके लिए कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य है कि आपके आंसर राइटिंग स्किल का एक प्रॉपर विकास हो, ताकि कई बार ये विशेष तौर पे टीम दृष्टि ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, चूँकि पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है, कि आप तथ्य या अवधारणा तो आपके पास होता है, आप जानते हैं, परंतु एक बेहतर संप्रेषण नहीं कर पाते, जिसके वजह से अंक पूरी तरह से या अच्छा अंक नहीं आ पाता। तो कई बार चयनित हो ही नहीं पाते, और होते भी हैं तो अच्छा रैंक नहीं आ पाता। हमारा उद्देश्य है कि आपका चयन तो हो ही, साथ ही साथ एक बेहतर रैंक के साथ हो। तो चलते हैं, जानते हैं। इसी प्रक्रिया या श्रृंखला में 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं, उसका विश्लेषण मैं पूरी तरह से कर चुका हूं। 2020 में जो पूछे गए प्रश्न थे, उसका भी अधिकांश प्रश्न आप तक पहुंच चुका है। अब जो प्रश्न है वो सोशल इश्यूज से संबंधित है, सामाजिक विषय के मुद्दों से, या कुछ प्रश्न जो थर्ड पेपर का है उससे संबंधित है। जैसे इंडियन डायस्पोरा के संदर्भ में जो प्रवास या माइग्रेशन की नीतियां हैं भारत सरकार की, उसके संदर्भ में भी प्रश्न आया हुआ है 2020 के मुख्य परीक्षा में। आज का जो प्रश्न है वो माइग्रेशन पर ही है, हालांकि ये भूगोल संबंधित नहीं है, परंतु मुद्दा यह है कि आपको जानना चाहिए किस प्रकार से प्रश्न या प्रश्न की मांग क्या है, और किस प्रकार से किस किस प्रकार के तथ्य, अवधारणा, मॉडल, डायग्राम या चार्ट, मैप दिया जाएगा, क्योंकि ये उत्तर के श्रृंगार होते हैं, ताकि आपको अधिकतम अंक आ सके। तो चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। इसको 3 भागों में बांटेंगे हम। पहले हम आपको बताएंगे प्रश्न की मांग क्या है, अर्थात प्रश्न की समझ, ताकि उत्तर एक सारगर्भित उत्तर का निर्माण जो बेहतर अंकदायी हो आप कर सके। दूसरे में हम आपको प्रेजेंटेशन बताएंगे, अर्थात प्रस्तुतिकरण, किस पॉइंट पर कितने शब्द, मॉडल या डायग्राम हमें देने चाहिए, ताकि एक ल्यूसिड या बेहतर उत्तर बन सके। और तत्पश्चात कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे हम लिखेंगे, इस पर चर्चा, और साथ में पॉइंट का एक फ्लो। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को, जानते हैं प्रश्न क्या है। यूपीपीसीएस 2020 में प्रश्न आया है, विपरीत प्रवास क्या है। इस मामले में मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही व्यवहारिक स्तर पे करंट अप्लाइड प्रश्न को पूछा गया है यूपीपीसीएस के मेंस में। यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में हालांकि ज्यादा अप्लाइड आता है, परंतु इस प्रकार से माइग्रेशन पे कोई प्रश्न नहीं आया है, और ये बहुत अप्लाइड प्रश्न है, जो अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, मानव के या फिर निवासियों के, नागरिकों के ओवरऑल अंतर चीजों से अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रश्नों को जरूर आपको जानना चाहिए। तो प्रश्न है, विपरीत प्रवास क्या है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा विपरीत प्रवास क्या है। तो इसके पहले प्रवास और तब जाकर विपरीत प्रवास के विषय में हम जानेंगे। और तब दिया गया है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यूपी या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही है, पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी इंपैक्ट। तो एक सिंपल ये है कि रिवर्स माइग्रेशन क्या है, थोड़ा हमें यह जानना चाहिए। अब प्रश्न का 2 पार्ट कह सकते हैं, परंतु एग्जैक्टली ये 2 पार्ट नहीं है। हालांकि प्रश्न काफी बड़े, मतलब 200 शब्दों का है, 12 अंक का है, तो इसको पर्याप्त है लिखने के लिए। लेकिन पहला वाला है विपरीत प्रवास क्या है, तो थोड़ा हम इसके वर्गीकरण, इसके आधारभूत निर्धारक घटकों को तो समझेंगे और जानेंगे। इसी को इंग्लिश में बता दूं, व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। तो सबसे पहले हमको जानना होगा, यानी प्रश्न की जो मांग है, ये प्रथम पार्ट में है
विपरीत प्रवास ये होता क्या है? 200 शब्दों का है। मुझे लगता है कि 50 से 60 शब्द परिचय के साथ साथ 50 शब्द और हम इस पे दे सकते हैं, अर्थात मैक्सिमम 60 से 75 शब्द के बीच में हम विपरीत प्रवास पर लिखेंगे, विपरीत प्रवास को जानेंगे और थोड़ा उत्तर प्रदेश के ट्रेंड या पैटर्न से इसको जोड़ देंगे। विपरीत प्रवास पे हम मैक्सिमम खर्च करेंगे 60 शब्द और यहीं पर कुछ मॉडल जो हमेशा मैं आपको इनकरेज करता हूं, या डायग्राम या फ्लो चार्ट है ना, इनके माध्यम से उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले विपरीत प्रवास क्या है इसकी अवधारणा को हमें बताना है, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन इन 60 वर्ड्स इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, अर्थात प्रश्न के परिचय के साथ साथ विपरीत प्रवास पर हम 60 शब्द के आसपास तक खर्च करेंगे। और तब जाकर है कोविड-19 लॉकडाउन के दरमियान, अर्थात जो लॉकडाउन लगाया गया, ये कोविड-19 से कंसर्न है, ये तो क्लियर ही है, के दौरान जो आर्थिक प्रभाव है और दूसरा सामाजिक प्रभाव, ये सामाजिक मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको उत्तर प्रदेश पर, ये भारत के संदर्भ में नहीं है, यूपी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब यहां पे जैसा कि पहले के प्रश्नों में भी मैंने आपसे कहा है कि विद्यार्थियों से मैं पहले प्रयास करता हूं बात करूं, आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या सोचते हैं। इससे ये समझ में आता है कि एक आम जो सोच है इस प्रश्न या इस प्रश्न के संदर्भ में कंटेंट या कंसेप्ट या उसके विश्लेषण का, वो क्या है। अधिकांश विद्यार्थियों का जो फोकस था वो केवल माइग्रेंट जो लेबरर्स थे उन्हीं पर था, लेकिन उसके अलावा जो कुछ तकनीकी शब्द आएंगे जैसे असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, आखिर ये प्रॉब्लम भारत में क्यों आया, भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, फैब्रिकेशन है, वो क्या इस प्रकार का नहीं था कि उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संभाल पाता। तो जब तक आप तकनीकी शब्दों के साथ बेहतर विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक बेहतर अंक नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो प्रश्न का ओवरऑल डायमेंशन है, पूरा का पूरा जो घटक है, अंतर संबंध है, जब तक आप उसको नहीं समेटेंगे तब तक कुछ ना कुछ तो लैकिंग्स रह ही जाएगा। जैसे यहां मैं स्पेशली कहूंगा विद्यार्थियों के विषय में, ये लॉकडाउन केवल उन श्रमिकों के लिए नहीं था, ये विद्यार्थियों के लिए भी था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी, भारत के अंतर्गत भी। जैसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अच्छे खासे विद्यार्थी आते हैं। इसके अलावा जैसे कानपुर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों का एक बड़ा हब है, तो वो वहां से परीक्षार्थी फिर अपने गांवों की ओर, छोटे नगरों की ओर लौटे। उससे जो सामाजिक ताना बाना था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात केवल आर्थिक नहीं, यहां सामाजिक प्रभाव की भी चर्चा करनी है। तो सामाजिक प्रभाव, एक तो जो मजदूर वापस लौटे उनसे क्या क्या हुआ आर्थिक के साथ साथ, और दूसरा क्या केवल मजदूर ही लौटे या कोई और भी ऐसा है, उसमें एक बड़ा वर्ग है, बड़ा समुदाय है विद्यार्थियों का। जो परीक्षार्थी या विद्यार्थी कॉलेज के छात्रावासों में रहते थे, उन छात्रावासों को भी खाली करा करके उनको घर भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के कैंपस में भी ये देखा गया, वे परीक्षार्थी घर पर जाकर तैयारी करने लगे। इससे बहुत सारी चीजें और भी स्पष्ट हुई। मैं आपको बड़े खुले शब्दों में कहूंगा कि वे विद्यार्थी दिल्ली जैसे महानगरों में रहकर व्यसन, मतलब सभी नहीं, उसमें 10% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, लेकिन एक रेशियो तैयार हो गया था, नशे में वो डूबने लगे थे। वो आदत हो गई थी सुट्टा मारने की, मन नहीं लगता था, खुशी हो तब भी, गम हो तब भी, पौआ निकालने की। लेकिन ये आदतें कहीं ना कहीं घर पर जाकर के कुटाई पिटाई, उत्तर प्रदेश की अपनी एक संस्कृति है। अभी भी बच्चा को पिताजी जब कूटते हैं तो वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता जैसे विचार आते ही नहीं। बच्चे भी जानते हैं कि ये पिताजी का अधिकार है, और कोई मूड बना के तो पीट नहीं रहे हैं भाई, पकड़ा गया है मामला तो यह बातें स्पष्ट हो रही हैं। तो एक बड़ा कंपोनेंट है इस प्रश्न के रिक्वायरमेंट का विद्यार्थियों से जो सामाजिक कारणों से कंसर्न है, क्योंकि जब प्रभाव की बात की जा रही है और बड़ा ही इंटेलिजेंटली
बढ़िया आईक्यू के साथ प्रश्न को बनाया गया है। आर्थिक सामाजिक प्रभाव, तो जो सामाजिक रूप से या सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से बाहर गए थे, माइग्रेट हुए थे, उनके संदर्भ में जब वो वापस आए उसका प्रभाव उनसे भी तो जुड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट करने का प्रयास किया कि आप प्रश्न के मैक्सिमम डायमेंशंस को भी कवर अप करें, तब बेहतर अंक आएगा। क्योंकि प्रश्न को बस हाँ इसमें इस प्रकार से होगा, अधिकांश विद्यार्थियों की ही आदत है, और इसीलिए बजाबते मैं किसी भी प्रश्न को 3 भागों में बांट देता हूं। पहले प्रश्न की मांग क्या है, तो देखो प्रश्न की मांग यही है, और तब एक विमर्श थोड़ा सा कि आखिर जो प्रभाव से निकला आर्थिक सामाजिक में कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक सामाजिक तो नहीं, आर्थिक मुख्यतः आर्थिक संरचना का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि किसी भी इस प्रकार के इनवर्स परिस्थिति में मुद्दा संभल जाए। देखो युद्ध हमेशा हानिकारक ही होता है, लेकिन जो परिस्थितियां अभी आज 16 जुलाई 2022 है, 16 जुलाई 2022 को भी यूक्रेन जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है रशिया के द्वारा, चीन और यूएस में जिस प्रकार से ठना हुआ है, चीन भारत भी भाई नेतृत्व मजबूत है, वैश्विक स्तर पर समर्थन है, और कमजोर तो कदापि नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो लद्दाख बॉर्डर पे देखिए, इधर से राफेल उड़ रहा है, उधर से चाइना भी कुछ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्व युद्ध होने जा रहा है, लेकिन विश्व अभी विश्व युद्ध के किनारे पर ही बैठा है। विश्व युद्ध में विश्व के सारे लोग नहीं लड़ते, 6 से 8-9 नेशंस डायरेक्टली इंडल्ज होते हैं, और बाकी सब बैठ करके या तो समर्थन करते हैं या तटस्थ होकर देखते हैं, तमाशा इसको कहते हैं। तो ऑलमोस्ट देखोगे विकसित जो प्रमुख राष्ट्र हैं और विकासशील जो प्रमुख राष्ट्र हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। सपोज कीजिए फिर से विश्व युद्ध जैसा माहौल बन जाए, प्रारंभ हो जाए, हालांकि अब विश्व युद्ध पहले की तरह 4 साल 5 साल या 3 साल नहीं चलेगा, निर्णय बहुत मतलब 1 आध साल तक खींच रहा है, चूंकि अर्थव्यवस्था चरमराएगी। उसके पहले अब टेक्निकल युद्ध हो गया है, आर्मी की तुलना में अब एयरफोर्स ज़्यादा लड़ता है, नेवी ज़्यादा लड़ता है, मिसाइल्स गिरेंगे, एटम बम का वार भी हो सकता है। तो वार बहुत लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन इसके बावजूद रिसेशन का आना तय है, आर्थिक मंदी का आना तय है। तो हमें कहीं ना कहीं, और इस मामले में मैं अपने निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को कई लोगों ने मतलब हंसी मजाक उड़ा दिया कि अब हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे। सवाल पकौड़े तलने का नहीं है, आप में सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है या नहीं, इस बात को जरूर देखिए। अर्थात यदि आप में उद्यमिता है और साथ में कौशल ट्रेनिंग ले लेते हैं आप, इसी कौशल को आपके राइटिंग स्किल के अंतर्गत भी डेवलप करने की बात चल रही है, या यह प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा हम संप्रेषित कर रहे हैं ताकि आप सीख सके, बेहतर अंक प्राप्त कर सके और बेहतर रैंक के साथ चयनित हो सके। तो यदि आप में उद्यमिता के साथ वो कौशल होगा तो आप उस संरचना को निर्मित भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी एक संरचना ऐसा बना हुआ रहेगा, किसी प्रकार के अप एंड डाउन्स के परिस्थिति में वो कोप अप हो जाएगा, जो लॉकडाउन के समय नहीं हुआ। सबसे अधिक कहा जाता है मानवता ही शर्मसार हुई, कई बच्चे भूख से मरे, 1,000 किलोमीटर की लंबी पैदल पदयात्रा करके वो श्रमिक अपने राज्य गए, और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं राज्यों में, सरकार चाहे किसी भी सरकार की उस राज्य में, लेकिन कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया, बस लॉकडाउन लगा दिया गया कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये पूछा तक नहीं गया कि तुमने पानी भी पिया है कि नहीं, और किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इतने संसाधन हैं कि वो कम से कम, चूंकि वहां पे चिकन मटन नहीं मांगा जा रहा था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती, श्रमिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो जाती, वृद्धों या बीमारों के लिए दवा की व्यवस्था हो जाती। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से कम जनमत का एक भरोसा, एक विश्वास होता। अच्छी बात यही है कि एक बड़ा समसामयिक अर्थात ये अस्थायी व्यवस्था था कोविड-19 का, लेकिन इट वॉज एन आई ओपनर। इसने हमारी आंखें खोल दी कि हम केवल सरकारी नौकरी या किसी भी संदर्भ में हम उद्यमिता को भी बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी समस्या यही है कि हम उद्यमिता से, मतलब जितने इंटेलिजेंट ग्रुप के लोग हैं बेहतर आईआईटी में जा रहे हैं, यूपीएससी में जा रहे हैं, लेकिन नौकरी के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं है। इस कोविड-19 ने यह सोचने पर बाध्य जरूर किया है। यही एक विमर्श है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रत्येक संदर्भों में है। एनीवे, तो प्रश्न की मांग
क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हालांकि विपरीत प्रवास पे मैंने 60 वर्ड्स बता दिया है, तो रेस्ट इस पे हो जाएगा, यानी 140, तो आपका 200 सब पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन का के लिए बेहतर होता है हम यहाँ पे कॉपी कर लें और इसी पे बना दें, ताकि आपको प्रश्न के साथ वो चीजें दिखे, है ना। ये पहले भी ऐसे ही किया करते थे हम। अब चलते हैं हम लोग प्रस्तुतिकरण की ओर, अर्थात हम किस सीक्वेंस में किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे अपने उत्तर को। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। निस्संदेह इस प्रश्न का एक परिचय होगा, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। परिचय हो गया। इस परिचय को विपरीत प्रवास से हम जोड़ेंगे, यानी विपरीत प्रवास की अवधारणा देंगे। विपरीत प्रवास, रिवर्स माइग्रेशन की अवधारणा, साथ में उदाहरण। यहां पे हमें खर्च होगा 25 शब्द, और कम से कम मॉडल एक आध तो ले ही लेंगे जो बताएगा कि ये होता क्या है। यहां पर एक के बजाय 2 मॉडल भी हम ले सकते हैं। भारत के मानचित्र पर भी हम कुछ शो करेंगे, और उसके पश्चात लेंगे हम उदाहरण। तो यहां पर उदाहरण से भी 20 से 25 शब्द हम खर्च कर सकते हैं। उदाहरण हम जिस अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं उसका एक व्यवहारिक संदर्भ आपको संप्रेषित करेगा। अर्थात जब आप उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर को यह संप्रेषित होगा, ताकि बेहतर से बेहतर आपको अंक प्राप्त हो सके। इसके पश्चात ये पहले खंड का उत्तर होगा, परिचय और उदाहरण। इसके साथ साथ कुछ डेटा वर्क हम करेंगे। डेटा का तात्पर्य है कि भारत में प्रवास की जो स्थिति है, भारत में प्रवास की स्थिति, इसमें मॉडल के साथ हम प्रयास करेंगे एक मैप दे दें। मैप के साथ मॉडल ही कंसर्न हो जाएगा, है ना, तो मार्क्स बेहतर आएगा। भारत में प्रवास की स्थिति यूपी से कंसर्न करने के बाद, क्योंकि यूपी पे ही उत्तर फोकस्ड है, सेकंड पार्ट में तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहां पे जब डेटा हम देंगे तो मान लो 25 और 25, तो यहां पर हम कम से कम 10 से 15 शब्द यहां भी रख लेते हैं, यही कुल हो जाएगा 60 शब्द। इसके अलावा जो आर्थिक प्रभाव है यूपी में, आर्थिक या यूपी की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है, कम से कम 60 शब्द से 70 शब्द यहां लेंगे। 60 ही मान के चलते हैं, 60 120 और 60 180, तो अपने आप को खिसक करके 200 चला जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे 60 शब्द। अब देखो, उत्तर में 200 शब्द अगर दिया गया है तो 200 शब्द 190 से 210 के बीच में आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, यही बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। तो 60 शब्द हम लिखेंगे, और यदि हम 10 शब्दों का एक पॉइंट देते हैं तो 6 शब्द से ज्यादा, 6 वाक्य से, मतलब 6 पॉइंट से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर शब्द सीमा क्रॉस कर जाएगा। तो यहां पर हम 6 पॉइंट्स दे देंगे, या 5 पॉइंट्स में भी अगर होता है तो 5 पॉइंट्स में भी हो सकता है, और साथ साथ यहां पर भी कुछ हम मॉडल्स आदि देंगे। और इसके अलावा यूपी के समाज पर प्रभाव, ये भी यहां पे 60 शब्द हो जाएगा, अर्थात ये भी यहां पर 6 पॉइंट्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यही इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन है। कुल आप देखिए ध्यान से, तो 60 शब्द यहां पर है, 60 शब्द यहां पर है, और 60 शब्द यहां पर है, अर्थात 180 शब्द का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हमने आपको बना के दिया है। अब बढ़ता ही है सामान्यतः, घटता नहीं है।
और इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा पहले से पढ़ के आप आए जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक सेंस है, समझ है कि समाज क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, संगठित क्षेत्र में मजदूरी क्या होता है या मजदूर क्या होते हैं, कैसे उनकी आजीविका चलती है, जो कम्यूटर्स जो उनके लोग होते हैं वो कैसे जीते हैं, ओबियसली एक बजट का हिस्सा उनके अस्थायित्व के लिए भी होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं वहां पे, जानते हैं। तो यही इसका प्रेजेंटेशन होगा। और अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर। तो उत्तर के पार्ट में मैंने बोला ही, सबसे पहले हम विपरीत प्रवास की अवधारणा को देखेंगे, जिसमें 25 शब्द हम परिभाषा पे देंगे और साथ साथ जब उदाहरण लेंगे तो कुछ हम ट्रेंड वाइज उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले विपरीत प्रवास को पक्षियों के प्रवास या पशुओं के प्रवास से जोड़ा गया। हालांकि ये इनवर्स और नेगेटिव होता है, जनरली नेगेटिव माइग्रेशन भी इसको बोलते हैं। तो पहले माइग्रेशन के कुछ पक्षों को और वहीं से रिवर्स माइग्रेशन को कुछ मॉडल के द्वारा हम दे करके समझेंगे। और भारत के मानचित्र से उत्तर प्रदेश के दशा और दिशा जो कोविड-19 के लॉकडाउन की प्रक्रिया में हुआ रिवर्स माइग्रेशन से कंसर्न, उसको देख लेंगे। तो यहां पर उत्तर का पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। अब डेटा यहां पर दे देंगे। आपको शायद पता हो कि अगर प्रवास की बात करें तो 50% माइग्रेंट्स कंसर्न है उत्तर प्रदेश से। कुल प्रवास का 10.54%, अब 10.54% में जो बाहर जाने वाले हैं उसका इस प्रवास के अंतर्गत लिया गया। अगर उसको कुल को रखें हम 40%, तो 1/4 तो सीधे हो गया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश एक मेजर हब है भारत में, जहां से लोग रोजगार प्राप्त करने बाहर जाते हैं। ये 3 स्तरों पर है। अंतः प्रादेशिक, जो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में है, जैसे आप देखेंगे पढ़ने के लिए ही हंडिया से, बनारस से, गोंडा से, बहराइच से, देवरिया से, गोरखपुर से, बलिया से, छपरा से, आजमगढ़ से, इधर कानपुर तक से विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रयागराज आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज औद्योगिक नगर तो नहीं है, लेकिन उद्योग धंधों के लिए बनारस और लखनऊ जाते हैं। तो जितने असंगठित क्षेत्र के थे उनके साथ भी ये रिवर्स माइग्रेशन का कंसेप्ट लागू हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में समस्या कम हुई, यह समस्या ज्यादा हुई जब मजदूर गुजरात से उत्तर प्रदेश लौटे। कई प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, पोस्टेड थे, उनसे बात चलती थी, बात होती थी, तो वो लोग बताते थे कि सर बैरिकेटिंग लगा हुआ है, इतने से इतने बजे ही हम फ्री करेंगे। कोई फैमिलीज हैं तो हम लोग हेल्प करते हैं, जरूर करते हैं। इसमें डीएम के ये आदेश है, जो अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का ट्रक है या गाड़ी है, लॉरी, उसको रोका नहीं जाना चाहिए। इस पर कई बार डीएम या एसपी ने संज्ञान में लिया। कुछ जो कनिष्ठ पदाधिकारी या अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया गया। इस प्रक्रिया में कई विवाद हुए, तनाव हुए प्रशासन के अंतर्गत, चूंकि बहुत बड़ा दुर्व्यवस्था या कुव्यवस्था एकाएक सामने आ गया था। इकोनॉमी चरमरा कर टूटने लगी थी, है ना। तो ये 3 स्तरों पर है, अंतर प्रादेशिक, अंतर प्रादेशिक जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में हुआ, और एक है अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई लोग दुबई में, गल्फ मिशन में या विदेशों में कार्य करते हैं। तो जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, बड़े आईआईटीएंस थे, उनको बहुत दिक्कत नहीं हुआ। खासकर जो लोग वीजा ना भी, मतलब जो ग्रीन कार्ड होल्डर यूएस में नहीं है, न भी हो, परंतु जिनके पास वर्क परमिट था, उनके साथ ये समस्या नहीं आई। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए गए हैं उनके साथ ये समस्या तुरंत आई। और खासकर गल्फ नेशन से भारत सरकार ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बेहतर कार्य किया, पूरी जिम्मेवारी से उन लोगों को लेके आए। हालांकि उसमें कुछ समस्याएं भी आई, कुछ लोग जब आए तो कोविड को लेकर आए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, अच्छी बात यह हुई कि ग्रामीण क्षेत्र इस कोविड-19 के समस्याओं से काफी हद तक बचा रहा। एनीवे, तो इसी में फिर हम इसके प्रभाव को, आर्थिक प्रभाव मतलब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और समाज पर प्रभाव, जिसमें विद्यार्थियों के पक्ष को जो सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से जुड़ा हुआ है उसको छोड़िए मत, केवल रोजगार से जोड़ करके इसको मत देखिए, इसलिए सामाजिक प्रभाव भी है। तो यही इस प्रश्न का प्रस्तुतिकरण है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के उत्तर की ओर। तो प्रश्न के उत्तर में भी मैं यही कर रहा हूं, इसको कॉपी करके और तब इसके उत्तर को मैं बना दे रहा हूं। ताकि प्रश्न को देखते हुए आप समझें कि उत्तर कैसे बनेगा, है ना।
तो सबसे पहले जो पहला पार्ट होगा, हम इसके अवधारणा को बताएंगे। अवधारणा क्या है विपरीत प्रवास का। तो पहले आप इसको समझिए, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं विपरीत प्रवास क्या होता है। देखो, एक टर्म है प्रवास, जिसका इंग्लिश होता है माइग्रेशन। भारत का एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, भारत का मतलब 12th क्लास के भूगोल का एनसीईआरटी, तो उसमें प्रवास एक चैप्टर भी है। भारत की जनगणना में प्रवास को 2 विधियों द्वारा मापा जाता है, जन्म के आधार पर और निवास स्थान से माइग्रेशन के आधार पर। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी जो 12th क्लास का है, भारत के लोक अर्थव्यवस्था, उसमें जो प्रवास नामक चैप्टर है, उसमें भारत की जनगणना में प्रवास को 2 आधारों पर मापा जाता है, एक जन्म के आधार पर और दूसरा स्थान जहां पे निवास करते हैं उसके स्थान, उसके संदर्भ में। तो प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। यदि कोई व्यक्ति 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक अपने निवास स्थान से कहीं और निवास करता है तो माइग्रेंट है। अर्थात यदि आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं, यू आर अ माइग्रेंट। तैयारी तो मान लो आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आते हैं करने। अगर आप घूमने भी गए हैं और 21 दिन से ज्यादा वहां रहते हैं तो यू आर अ माइग्रेंट, आप प्रवासी हैं। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि उसमें मुद्दा ये हो जाता है कई बार कि एक हुआ, हम पूरा दक्षिण भारत घूमने लगे तो कहीं टिके नहीं, हम वहां से फिर वहां प्रवास किए, फिर वहां किए, फिर वहां किए। तो ऐसे केस में कई बार भारत और या भारतीय संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ अलग अलग है। बट ये तय है कि एक स्थान जहां पे निवास है से दूसरे स्थान तक जाना प्रवास होता है। अर्थात इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला हो जाएगा उत्प्रवास, इसलिए कहते हैं उत्प्रवासी। इसका इंग्लिश होता है इमाइग्रेंट। स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन, इमाइग्रेंट, इमाइग्रेशन हो जाएगा। अगर इमाइग्रेंट से अलग करके देखें तो ये हो जाएगा इमाइग्रेशन। और दूसरी तरफ होता है आप्रवास। इसका होता है इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन। इसमें यह होता है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ले लो, मैं ही अपने आप को लूं, यह होता है मूल स्थान या निवास स्थान, और यह है गंतव्य। अर्थात वो व्यक्ति यहां पर गया है। आ रहा समझ में? तो कोई एक व्यक्ति, जैसे ए एक व्यक्ति है, तो ए निवास स्थान से जहां गया है तो निवास स्थान पर उसी व्यक्ति को कहेंगे उत्प्रवासी, इमाइग्रेंट, इमाइग्रेशन से। और जहां वो पहुंचा है गंतव्य, उसको कहते हैं आप्रवासी, अप्रवास, अप्रवासी, इमिग्रेशन। ये दोनों इसका पार्ट होता है। अर्थात जहां से गया है वो व्यक्ति वहां के लिए उत्प्रवासी है, और जहां पहुंचा है मतलब स्रोत क्षेत्र है, स्रोत क्षेत्र में क्या कहा जाएगा? उत्प्रवासी, इमाइग्रेंट। और जहां पहुंचा है गंतव्य वहां उसको बोलेंगे आप्रवासी, आया, आप्रवासी। तो एक बेसिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है प्रवास का, इसी से कंसर्न हो जाता है। ये दोनों इसके पार्ट हैं। अब मुद्दा है रिवर्स। रिवर्स माइग्रेशन क्या है भाई? तो किसी कारण से आप प्रवास से फिर हमें उत्प्रवास की ओर जाना पड़े, इसी को कहते हैं विपरीत प्रवास। और ऐसे डायग्राम्स बनाने से, लिखने से ज्यादा कई बार बेहतर होता है डायग्राम बना दें तो स्पष्ट हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले ये पशुओं में, पक्षियों में ट्रेंड देखा गया। जैसे साइबेरिया से ही पक्षी देखोगे प्रयागराज में, या कई जैसे वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश में, उन वेटलैंड्स में साइबेरिया से शीत ऋतु पक्षी आते हैं। प्रयागराज में जहाँ संगम है, आपने जरूर देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है,
वहाँ पे पक्षियों को जो दाना भी खिलाते हैं लोग। तो फिर जैसे ग्रीष्म ऋतु का मतलब शीत ऋतु में आए, तो मार्च के बाद, हालांकि अब मार्च के बाद भी उन पक्षियों का पूरा पलायन नहीं होता, लेकिन मार्च के बाद उन पक्षियों में पलायन की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो फिर से साइबेरिया चले जाते हैं। इसी को कहा जाता था विपरीत प्रवास। या आप सवाना घास भूमि देखेंगे सूडान में, तो जब घास गर्मी के दिनों में झुलसने लगते थे दक्षिण के, तो सवाना घास भूमि के पशु, खासकर खुर वाले चरने वाले पशु, हिरन हो गए, भैंसों की प्रजातियां हो गई या जेब्रा हो गया, इसी प्रकार के जो चरने वाले खुर वाले पशु हैं, वो नदी पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं, उत्तर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर तुलनात्मक रूप से घास कम झुलसे होते हैं। और फिर जब वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है जून के आसपास, मई के आसपास, तो नदी को पार करके वो वापस आते हैं। यही है विपरीत प्रवास। लेकिन पशु और पक्षियों में यह प्रवास स्वाभाविक होता है। मानव में जो विपरीत प्रवास है, रिवर्स माइग्रेशन, वो जनरली नेगेटिव कॉजेस से जुड़ा होता है, जैसे कि लॉकडाउन, जैसे कि वॉर, जैसे किसी इस प्रकार की बीमारी, महामारी कह लें, पेंडेमिक, ग्लोबल महामारी, है ना। तो ये हो जाता है विपरीत प्रवास का मॉडल। प्रवास, उत्प्रवासी, अप्रवासी, विपरीत प्रवास, वापस लौटना। तो भारत में जो प्रवास का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण, वो 5 आधारों पर होता है। 5 आधारों पर कैसे होता है? प्रवास का वर्गीकरण, इसमें 2 की चर्चा मैं कर दे रहा हूं, उसमें दूरी है, बहुत सारी चीजें हैं। 5 आधारों पर होता है। एक होता है कारण, कारण के आधार पर। इसी कारण को प्रभाव से जोड़ दिया गया है इस प्रश्न में। अर्थात पहला कारण है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। आर्थिक कारण में क्या आएगा भाई? तो आप रोजगार के लिए जाते हैं। सामाजिक में क्या आएगा या सांस्कृतिक में? जैसे विवाह आदि ले लो। सांस्कृतिक में कई बार क्या होता है, मेला, त्योहार। जैसे छठ के समय देखोगे, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा रस की स्थिति होती है बिहार जाने में, और उत्तर प्रदेश से, पूरी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम लोग लौटते हैं। दिवाली और छठ वो चाहते हैं घर पे जाके बिताएं। अगेन इट्स नॉट रिवर्स माइग्रेशन। अंडर कंपल्सन जब होता है मानव के अंतर्गत, पशु पक्षियों का जो तो कंसेप्ट था वो तो बता ही दिया गया, उसको आप प्रेजेंट करेंगे, वही मॉडल भी आप प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर कारण के आधार पर ये सब हो जाते हैं। फिर राजनीतिक कारण भी होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री का बनारस से चुनाव लड़ना, इट्स अ प्रोसेस कंसर्न विद द माइग्रेशन। बनारस से चुनाव लड़ना। अब हालांकि चूंकि हमारे वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी हैं, कोई और भी हो सकता है, या योगी आदित्यनाथ जी का लखनऊ में शिफ्ट करना, इट्स कंसर्न विद द माइग्रेशन। और वो पॉलिटिकल माइग्रेशन है। वो रहने वाले गोरखपुर के हैं, वहीं के मठ के मठाधीश थे, अब मुख्यमंत्री बने, तो भाई अब उनको तो वहाँ विधानसभा उनके चलते वहाँ तो जाएगा नहीं, तो वो वहाँ गए। तो ये राजनीतिक कारणों से प्रेरित माइग्रेशन है योगी आदित्यनाथ जी का। क्लियर हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का बनारस में, अच्छी बात है कि राजनीति का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही बना हुआ है। इसके दूसरे बेसिस में निवास के स्थान पर होता है, निवास के आधार पर। ऐसे 5 आधार हैं, यदि डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन सबको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि प्रश्न के उत्तर से ज्यादा कंसर्न है। इसमें आता है, जैसे निवास स्थान के आधार पर यदि वर्गीकरण की प्रक्रिया को हम देखें, तो अंतः प्रादेशिक, जो भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, अंतः प्रादेशिक मतलब होता है एक ही प्रदेश के अंतर्गत। जैसे यूपी से यूपी में, ये हम यहां पे कहें तो यूपी से यूपी में। अब जैसे मान लो बलिया का कोई बच्चा तैयारी करने प्रयागराज में आया, तो ये हुआ अंतः प्रादेशिक। या बलिया का कोई व्यक्ति बनारस में रोजगार प्राप्त करने के लिए आया, ये हुआ अंतः प्रादेशिक। फिर आता है अंतर प्रादेशिक। अंतर प्रादेशिक, इंटर, ये हो गया यूपी से महाराष्ट्र, दिल्ली, इन क्षेत्रों में पलायन। पलायन नहीं कहे, जाना।
और अंतर्राष्ट्रीय होता है फिर इंटरनेशनल। जैसे कि यूपी से, अब यहाँ यूपी के बजाय भारत भी हो सकता है, बट यूपी सही कंसर्न मुद्दा है विदेशों में। जैसे गल्फ नेशंस में काफी ज्यादा लोग हैं उत्तर प्रदेश से। अब इसमें निवास स्थान के आधार पर ये 3 होता है, परंतु इसका ट्रेंड क्या है? तो पहला ट्रेंड है गांव से गांव। ये ज्यादातर होता है महिलाओं का, शादी विवाह कारण से गांव से गांव। जो दूसरा है वो है गांव से नगर। जो तीसरा है वो है नगर से गांव। और जो चौथा है वो है नगर से नगर, तीसरा। और चौथा है नगर से गांव। कुछ नहीं करना है, पहले गांव गांव लिख देना है, फिर एक में गांव एक में नगर, फिर नगर नगर लिख देना है, नगर और गांव। तो ये जो है ना, यही है रिवर्स माइग्रेशन से कंसर्न। रिवर्स माइग्रेशन से कंसर्न। तो अन्य भी है, परंतु अन्य को हम लोग अध्ययन में लेके नहीं आएंगे। तो प्रश्न की समझ यही है, और तब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रभाव का। अरे समझ में, हम चाहें तो इनको दे भी सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रभावों का तो हम अध्ययन करने वाले हैं। और वैसे ना दे तब भी चलेगा, परंतु प्रवास के वर्गीकरण में जो रिवर्स माइग्रेशन है वो इससे कंसर्न होता है, यही है विपरीत प्रवास। गांव से, सॉरी, नगर से गांव की। तो अब यहां पे जो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि हम लोग सबसे पहले जो प्रश्न का है कि भाई अवधारणा के अंतर्गत हम क्या लिखने वाले हैं परिभाषा में। अवधारणा के अंतर्गत के बाद एक मॉडल है, यही वो मॉडल है। इस मॉडल के माध्यम से हम पेश करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। लिखने के बाद तो ये विपरीत प्रवास को बताएगा, है ना। अब प्रवास जो निवास के आधार पर है, निवास के आधार पर वर्गीकरण, हम चाहें तो उन चारों को दे करके लिख सकते हैं। जो चौथा है वही मूलतः विपरीत प्रवास है। और तत्पश्चात उसके प्रभावों पे हम चल पड़ेंगे। तो प्रभाव तो स्पष्ट है, क्योंकि पहले पार्ट को अधिकांश विद्यार्थी कंसिडर ही नहीं कर रहे थे कि इस पे लिखना है। सबका यही मानना था सर बता देना है विपरीत प्रवास क्या है और सीधे लिखना है प्रभाव। ऐसा नहीं है। विपरीत प्रवास के अवधारणा के साथ साथ कुछ मॉडल, कुछ एग्जाम्पल्स, और उसके बाद वर्गीकरण का कम से कम एक भाग तो ले ही लें। और वैसे अगर आप इस मॉडल को देते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि इसी पर ये प्रभाव से कंसर्न है। यही तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हटा दे तब भी। और दूसरा निवास स्थान के आधार पर। आ रहा समझ में? तो इसी में जो ये वाला है, जो ये वाला है वो रिवर्स माइग्रेशन है। और तब हम लोग चलेंगे प्रभाव पर। तो स्टूडेंट्स यहां पे अब हम लोग चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर का तात्पर्य है अब हम लोग कैसे कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो पहले परिचय वाला हम पार्ट ले लेंगे, या अवधारणा वाला पार्ट हम लोग ले लेंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था किसी भी प्रश्न को पहले अगर आवश्यकता हो तो अवधारणा से हम इंट्रोड्यूस करें, परिचित कराएं एग्जामिनर को, ताकि लगे कि हाँ बहुत समुचित प्रकार से मैं इसको संप्रेषित करने में सक्षम हूँ। तो इसकी अवधारणा क्या होगी? अवधारणा के अंतर्गत जिस जनसंख्या समूह ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से भारत के विविध क्षेत्रों में, ग्रामीण से नगर, मैं लिख देता हूं, जिस जनसंख्या समूह जिस जनसंख्या समूह ने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक, यहां पे ये भी दे सकते हैं हम लोग, कारणों से
भारत के विविध क्षेत्रों में प्रवास किया, स्थानांतरित हुए। कोविड-19 के समय क्षेत्रों में प्रवास किया। कोविड-19 के समय उनका वापस लौटना विपरीत प्रवास है। अब कोविड-19 आप नहीं देते तब भी चल सकता था, परंतु चूंकि कोविड-19 ही वो फैक्टर है, आजादी के समय जब विभाजन हो रहा था उस समय बहुत सारे लौटे थे, लेकिन वो चूंकि अस्थायी हो चुके थे इसलिए उसको विपरीत प्रवास से नहीं जोड़ा जाता। कई पुस्तकों में आप देखेंगे स्पेशली लिखा रहता है, बट अगर वो अस्थायी हो चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का ही कोई व्यक्ति 3 पीढ़ी से दिल्ली में रह रहा है, तो उसको विपरीत प्रवास नहीं जोड़ेंगे आप। वो दिल्ली का ही अस्थायी हो गया, उसका वोटर लिस्ट वगैरह सब वहीं बन चुका होगा, है ना। तो कोविड-19 के समय उनका वापस लौटना या स्रोत क्षेत्र में वापस लौटना विपरीत प्रवास है। और यहां पर वही मॉडल दे दीजिए, प्रवास, आप चाहें तो इंग्लिश टर्म भी ले लीजिए। यहां पे देंगे उत्प्रवास। ये बेसिकली क्या होता है, स्रोत होता है ना। और ये हो गया आप्रवास, गंतव्य। तो ये हो जाएगा माइग्रेशन, हालांकि इंग्लिश टर्म मैंने लिख दिया था। ये हो जाएगा इमाइग्रेशन और ये है गंतव्य, इमिग्रेशन। इसका ये दोनों पार्ट होता है। क्लियर हो गया। तो अगर मान लो जैसे ये स्रोत का मतलब हो गया गांव, उदाहरण लेते हैं गांव, तो गांव से नगर ले लेते हैं, नगर गंतव्य हो गया तो हो जाएगा अप्रवासी, इमाइग्रेंट। तो यहां पर आप कलर थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको इस प्रकार से, फिर से ये गांव की ओर आया, स्रोत की ओर आया, इसी को कहेंगे विपरीत प्रवास। ये मॉडल हो गया, ये है विपरीत प्रवास। और ऐसे मॉडल्स कई बार अच्छे अंकदायी होते हैं, दिलवाते हैं, क्योंकि मॉडल स्पष्ट बता रहा है कि उत्प्रवास में स्रोत होता है गांव, गांव से लोग नगर की ओर गए थे, है ना, और फिर नगर से जब गांव की ओर आ गए, यानी प्रोसेस उल्टा हो गया, तो उसको हम कहेंगे विपरीत प्रवास, रिवर्स माइग्रेशन। तो यहां पर आपने अवधारणा और परिचय को बढ़िया से प्रस्तुत कर दिया है। अब मैंने, आप याद करिए, आपको समझाते समय, प्रश्न को समझाते समय मैंने बताया था कि आप यहां पर कुछ उदाहरण दीजिए कि भारत में कम से कम माइग्रेशन की क्या स्थिति है, या एक वर्गीकरण का जो चार्ट था उसको आप दे दीजिए। तो भारत में प्रवास का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है, परंतु कोविड-19 का संबंध 2 से है। अब यहां पे हम लोग चाहें तो वो चार्ट दे सकते हैं, प्रवास वर्गीकरण, कारण। तो पहला कारण है आर्थिक। अब इसमें कई प्रकार का है, जैसे कुछ लोग रोजगार के लिए गए, मतलब नौकरी करने के लिए गए,
और कुछ लोग बिजनेस करने के लिए गए, ऐसा भी है। तो इसमें आ जाएगा नौकरी, क्या ये हो जाएगा रोजगार, कुछ लोग व्यवसाय या व्यापार करने गए, कई कारण हो सकते हैं। दूसरा है सामाजिक, ये मूलतः कंसर्न है शिक्षा से, अरे समझ में। तीसरा हो जाएगा राजनीतिक, ये कोविड-19 से कंसर्न नहीं है, कोविड-19 से कंसर्न नहीं है। अब जो प्रवास का निवास स्थान है एक, उससे कंसर्न हो जाएगा। इसका 3 पार्ट होगा। जो पहला है वो है अंतः प्रादेशिक, दूसरा है अंतर प्रादेशिक, और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय। इन दोनों को देखा जाए तो ये 4 भागों में बटा होता है। ए ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। बी ग्रामीण से नगर। सी नगर से नगर। और डी नगर से गांव या नगर से ग्रामीण। यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करके आप इंडिकेट कर सकते हैं, यही है विपरीत प्रवास, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यही है विपरीत प्रवास। क्लियर हो रहा है? तो ये चार्ट दे दीजिए। इसको लिखने के पश्चात, ये चार्ट काफी उपयोगी होगा। इसके पश्चात कुछ आप लिखिए। क्या लिखिएगा मैं बताता हूं। भारत में प्रवास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है, जहां से कुल उत्प्रवासी का लगभग, अब देखो उत्प्रवासी देने का लाभ यही है कि यहां पे आपको पता है, क्लियर कर दिया है आपने कि आप क्या बताने वाले हैं। तो कुल उत्प्रवासी का लगभग 25% आते हैं। अर्थात जो भारत में विविध क्षेत्रों में बाहर जाने वाले लोग हैं, उनका लगभग 25% अकेले उत्तर प्रदेश से है। आप सोचिए कितना बड़ा डेटा है ये, जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक, यहां पे लिखना होगा, सामाजिक कारक प्रमुख है। अब चूंकि आपने आर्थिक वाले में ये यहां पे देखो स्पष्ट कर दिया है और सामाजिक वाले में शिक्षा के लिए, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया है। अब साथ यहां पर दे दीजिए यूपी से बाहर प्रवास का मुख्य गंतव्य महाराष्ट्र, दिल्ली एवं गुजरात है। यहां पर आकर के आपने बताया कि ये बाहर गए, इन्हीं क्षेत्रों से यूपी की ओर लौटे, तो विपरीत प्रवास का अवधारणा बन गया। क्लियर है? तो गंतव्य महाराष्ट्र, दिल्ली एवं गुजरात है।
कोविड-19 के लॉकडाउन प्रक्रिया में इन्हीं राज्यों से, और यूपी दिल्ली एग्जैक्टली राज्य नहीं है, परंतु भाई लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दो, पुलिस का केंद्र शासित प्रदेश ही है, परंतु आप उसको शामिल उसमें करके ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रक्रिया इन्हीं राज्यों से, लॉकडाउन प्रक्रिया इन्हीं राज्यों से विपरीत प्रवास मुख्यतः संबंधित है। अब थोड़ा ज्यादा ही मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि उत्तर लिखते समय थोड़ा संदर्भ और उसका विश्लेषण बेहतर हो, ताकि आगे थोड़ा इधर उधर से भी प्रश्न आए तो आप उसको प्रेजेंट कर सकें। अब सीधा आता है प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव क्या क्या हो सकता है? प्रभाव, तो पहला प्रभाव है, प्रश्न आप याद करिए, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव किस प्रकार से हुआ? उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था पर, यूपी के अर्थव्यवस्था पर। देखो, यूपी की अर्थव्यवस्था पर यदि हम प्रभाव को देखेंगे तो सबसे पहले जो छोटे नगरों में, या मतलब जो रोजगार की व्यवस्था है, अब सबसे पहले पॉइंट वाइज चलते हैं हम लोग। यूपी के छोटे नगर, अब कोई जौनपुर से, आजमगढ़ से, इवन गोंडा बहराइच से, महाराजगंज से भी गए थे लोग, छोटे नगर एवं गांव मात्रात्मक एवं गुणात्मक रोजगार देने में असक्षम। अब देखो, इसका सबसे बड़ा, अब आप सोचेंगे लिखना तो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश रोजगार देने में सक्षम रहा। बेसिकली जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, अर्थात बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा तो जो उनका परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय क्षमता, वो घटेगा ना, देने में सक्षम। इसलिए बेरोजगारी में एकाएक उछाल या एकाएक वृद्धि। तो जो सामाजिक जीवन पर निवेश होता था वो वहां डंप कर गया। उत्तर प्रदेश का जो बाजार था वो बिखरने लगा, क्योंकि यहाँ के मजदूर जब पैसा भेजते थे गाँव में, तो बाकी सब जो चीजें खरीद फरोख्त में आती थी स्थानीय छोटे बाजार से भी, उन बाजारों का क्रय विक्रय उस पैसे से होता था। उत्तर प्रदेश को धन का तो लाभ होता था ना, तो वो क्रय विक्रय की प्रक्रिया डंप हो गई, तो एकाएक वृद्धि, जिससे स्थानीय क्रय विक्रय प्रक्रिया में बाधा। तो कहते हैं ना, पापा गए हैं बाहर, पापा पैसा भेजेंगे तो होली में कपड़ा बनेगा या ईद में कपड़ा बनेगा। अब होली दिवाली में पापा भी यही हैं, बच्चे भी यही हैं, बच्चे आदत के अनुरूप कपड़ा मांगेंगे, भाई खींच भी होगा कई प्रकार से। तो एक जो क्रय विक्रय की प्रक्रिया थी वो रुकने लगी लोकलाइज्ड लेवल पर। तो लोकल लेवल का जो अर्थव्यवस्था था वो डंप करने लगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर जो क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट देखा गया। तो स्थानीय उत्पाद, स्थानीय स्तर पर उत्पादन हतोत्साहित हुआ।
जिससे और बेरोजगारी बढ़ी। मतलब ये एक मंदी का दौर ला दिया। जैसे देखोगे, स्थानीय रूप से प्लास्टिक के चप्पल, कपड़ा बनाने का छोटा दर्जी का व्यवसाय था। अभी इस समय कोई कपड़ा सिलाने का सोचेगा? सोच के आप देखिए, दर्जी बेरोजगार हुए, क्योंकि जो पैसा का फ्लो बना हुआ था, वो फ्लो उस आर्थिक चक्र को चलाता था। वो फ्लो बाहर से टूट गया तो वो आर्थिक चक्र जो था स्थानीय लेवल पर, वो ब्रेक हो गया। तो लॉकडाउन एक तरीके से ब्रेकडाउन, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन में कन्वर्ट कर गया। आ रहा है समझ में? तो स्थानीय स्तर पर उत्पादन हतोत्साहित, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि और इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, अति नकारात्मक प्रभाव। ये बहुत बड़े प्रभावों में से एक था, और यह प्रभाव सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट भी हुआ। असंगठित क्षेत्र, देखो जो विपरीत प्रवास हुआ था, विपरीत प्रवास में 90% असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे। असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, जिनके पास न अब रोजगार रहा न आश्रय, इसलिए तो घर बेचारे भागे, और उनके पास 10 दिन से ज्यादा का रसद नहीं था। मजदूर थे 10 दिन से अधिक का तक का भोजन, तक के भोजन की व्यवस्था थी। ना रोजगार बचा, ना आश्रय। आश्रय मतलब वो लोग कहीं फुटपाथ आदि पे सोते थे। और एक और ध्यान रखिएगा, उनमें से 70% के पास गांवों में भी घर नहीं था, टूट चुका था। फाइनली दे शिफ्टेड। उनको लगता था चलो अब जीवन एक नए प्रकार शुरू किया जाए। 60 ना कहें, 20% का कहें, जो ऑलरेडी गांव में भी बंधुआ मजदूरी के प्रकार का जीवन जीते थे। बंधुआ मजदूरी संवैधानिक तौर पर नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कई जगह अभी भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। तो उनके पास गांव में भी कोई बहुत बढ़िया घर नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बांस का वो बना उना के बेचारे लोग रहने लगे। तो उनके साथ क्या हुआ, 90% असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे। क्लियर हुआ? तो जो आर्थिक संरचना था ग्रामीण और लघु छोटे नगरों का या बड़े नगरों का भी, वो चरमरा करके टूटा और उसकी खामियां दिखने लगी। तो राज्य की आर्थिक संरचना पर दुष्प्रभाव, राज्य के आर्थिक संरचना पर बहुत तेजी से दुष्प्रभाव पड़ा। ग्रामीण और लघु बाजार पे क्रय विक्रय की क्षमता बिल्कुल कम हो गई। इसके अलावा ये अब देखो यूपी के नगरों में क्या हुआ, मजदूरों के क्या यहां पे लिख देते हैं, प्रत्यक्षता आय का लाभ यूपी को होता था, जो बंद, जो पांचवा है इसी में,
नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की कमी, जिससे उत्पाद तुलनात्मक रूप से महंगे। तो एक प्रभाव में यह भी हुआ, जैसे कानपुर ही है, तो कानपुर में या सहारनपुर में जो चीनी मिल सहारनपुर का है, या कानपुर का जो कपड़ा मिल है, चमड़ा उद्योग है, वहाँ पर जो मजदूरों का कमी हुआ, उससे कुल उत्पादन में जो लॉस था, वो लॉस नहीं कहें, मूल्य बढ़ गया, उत्पादन मूल्य, तो एक लॉस हुआ। छठा, कृषि अर्थव्यवस्था पर एकाएक अत्यधिक भार, और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें जहां से पलायन कम हुआ है, ज्यादा पलायन हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और हरित क्रांति का प्रदेश वो नहीं है। तो कृषि अर्थव्यवस्था, हालांकि कृषि का परफॉर्मेंस कोविड-19 के दरमियान बढ़िया रहा, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था भी इस पूरे विपरीत प्रवास को संभालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई। जो यूपी में आर्थिक सुधार एवं, यहीं से ले देते हैं, समाज कल्याण की प्रक्रिया का, समाज कल्याण पर निवेश में कमी, भाई टैक्स भी तो कम मिलेगा, में कमी, जिससे प्रक्रिया का लंबा होना, तो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का लंबा होना, अर्थात अब हमारे पास निवेश कम है, तो जो टाइम पहले हमें 1 साल रखा था, मजबूरी में वो 1.5, 2, 3 साल तक चला जाएगा, है ना। बेरोजगारी में प्रत्याशित वृद्धि हुई, हालांकि जो मनरेगा था, या एमएसएमई, जो माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने काफी हद तक इसको संभाला, ने काफी हद तक व्यवस्था को संभालने का कार्य किया। अब देखो, एक चीज और क्या है, कई बार कुछ चीजें किसी खास परिस्थिति में तुलनात्मक रूप से और कंडीशनली पॉजिटिव हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा औद्योगिकृत राज्य नहीं है तुलना में गुजरात और महाराष्ट्र के। बंद हुआ उद्योग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 60% प्रत्यक्ष और लगभग 15 से 18% अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और कृषि का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड बढ़िया रहा, उद्योग का डंप हुआ। तो जिस राज्य की कुल जनसंख्या का 75 से 80% कृषि पर निर्भर है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और कृषि का परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन गुजरात में कृषि का महत्व बहुत कम है, मतलब निर्भरता महाराष्ट्र में थोड़ा उससे ज्यादा है, परंतु महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थिति ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ज्यादा मुसीबत को लेकर के आया। उत्तर प्रदेश जो कि उस प्रकार से औद्योगिक राज्य नहीं था, इसलिए प्रवास और विपरीत प्रवास हुआ भी, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर नहीं पड़ा। इसको भी आप लिख सकते हैं।
चूंकि यूपी के 60% जनसंख्या, यूपी की हो जाएगा, 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं 18% अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है, इसलिए लॉकडाउन का असर गुजरात या महाराष्ट्र की तुलना में बहुत कम। अब ये तुलना भी हो गया, तुलना में बहुत कम। अब यहां पे पॉइंट्स को आप छोड़ दीजिए, चूंकि मैंने कहा था 6 ही पॉइंट्स आपको देना चाहिए, आपने कितना दे दिया? 8। थोड़ा मैं ज्यादा बता रहा हूं ताकि आप बेहतर प्रकार से इसको प्रेजेंट कर सकें। अब चलते हैं हम लोग सामाजिक पर। तो यूपी के समाज पर प्रभाव, या सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सामाजिक व्यवस्था में चूंकि बेरोजगारी घटी, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य, शिक्षा या उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय न्यूनतम। विद्यार्थी भी अपने अपने घरों को लौट गए। अब इस उपभोक्ता वस्तुओं पे व्यय, इवन खान पान के वस्तुओं पर, होटल, ढाबे, उत्तर प्रदेश में तो सब है ना, खान पान, इन सभी पर व्यय न्यूनतम। तो ये ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, उपभोक्ता वस्तुओं पर जो व्यय होता था, जो सामाजिक संदर्भ है, विमर्श है, उस पर जो निवेश था वो न्यूनतम हो गया। इस पर कई लोगों का ये पहला पॉइंट मान लो है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा अधिक स्पेस मिलेगा। कई समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना था कि ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा, छीन झपट, चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ेंगी, चूंकि रोजगार से वो बेरोजगार हुए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था रोजगार की हुई नहीं, तो क्राइम, अपराध की समस्याएं बढ़ सकती हैं। बेरोजगारी की वैकल्पिक व्यवस्था, यहां बेरोजगारी की बजाय रोजगार लिख देते हैं, तो बेरोजगारी तो समस्या था ना, रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से सामाजिक तनाव, चोरी, लूटमार, हालांकि यूपी में बहुत, बिहार में बहुत कम रहा है, लूटमार की घटनाओं में वृद्धि, ये बढ़ा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं था। जो एक्सपेक्टेशन था कि ये बढ़ेगा, ये बढ़ा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं था। तो थोड़ा बहुत तनाव हुआ, जैसे मान लो जो लोग लौट के आए, कई परिवार के लोग सोचे अब प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा क्या,
लौटने पर पारिवारिक एवं कौटुंबिक विवाद तनाव या विवाद। अब ये भी पूरे खलिहर थे सब, खलिहर मतलब खाली थे, तो निपटाओ जितना विवाद निपटाना है, कुछ नहीं है तो नया विवाद क्रिएट भी कर दो। ये सब देखने को मिला ग्रामीण स्तर पर। लौटने पर पारिवारिक एवं कौटुंबिक तनाव, विशेषकर प्रॉपर्टी को लेकर। एक कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या देखने को मिली, जिससे सामाजिक स्तर पर सहिष्णुता में कमी, सामाजिक सहिष्णुता में सापेक्षिक कमी आई। इकोनॉमी बहुत चीजों को प्रभावित करता भी है, सापेक्षिक कमी आई। इसके अलावा हम देखेंगे तो सामाजिक समन्वय एवं मिल्लत को बढ़ावा मिला इसी के साथ साथ। कई क्षेत्रों में सामाजिक मिल्लत, मिल्लत का मतलब होता है साथ ही हाथ बढ़ाना, हम लोग मिल के समस्या को समाप्त करेंगे। या इसको समरसता कह सकते हैं, सामाजिक समरसता में वृद्धि। यहां तक कि जो विद्यार्थी, मैंने कहा ना कि दिल्ली आदि में जिनको थोड़ा बहुत सुट्टा उट्टा मारने का आदत पड़ गया था, पौआ का तो मामला है, खुशी हो तब भी गम हो तब भी चलता ही चलता है, तो उनकी कुटाई सुटाई भी हुई। लेकिन कई लोगों का व्यसन छूट गया, क्योंकि छुट्टी में क्या होता था, 15 दिन के लिए गए तो कहीं खेत उत में छोटे उधर चौक चबार पे बैठ करके मार लिए सुट्टा। अब तो रहना है रेगुलर, कभी पिताजी देख लिए, कभी चाचा जी देख लिए। गांव में क्या होता है, जो देखा वहीं कूट दिया, बाद में हिसाब किताब घर में सूद समेत होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं देखोगे सामाजिक स्तर पर व्यसन के प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई। व्यसन मतलब जो थोड़ा बहुत नशाखोरी था, नशाखोरी में कमी। और ये कल्पना कपूर एक समाजशास्त्री हैं, कल्पना कपूर का स्पेशली इस पे आर्टिकल है, एंड दे टारगेटेड स्पेशली टू द स्टूडेंट्स एंड यूथ्स, जो जॉब में भी हैं बट युवाओं के लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि जो नगरों में, छोटे बड़े नगरों में जो रोजगार करते थे वो श्रृंखल रहते थे, कोई देखने वाला नहीं है, स्टाइल मार मार के सब नशा कर रहे हैं। लेकिन जब वो छोटे नगरों में और गांव में लौटे, जहां पर अधिकांश लोग उनको जान रहे होते थे, एक समस्या हो गई और अधिकांश लोगों का धीरे धीरे छूट ही गया। आ रहा समझ में? तो कहीं ना कहीं नशाखोरी में कमी, क्योंकि आप जिस परिवेश में लौटे उस परिवेश में ये सब चीजें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। यही सब प्रभाव है। समाज आगे आया अपने बंधुओं को स्वीकार करके, और एक समरसता, मतलब अच्छी बात यह है कि नकारा नहीं गया। जो लोग गांव में आए, गांव ने उसको स्वीकार किया। और सबसे अच्छी बात क्या देखी गई, गवर्नेंस कह सकते हो आप, सुशासन की प्रक्रिया गांवों में बेवजह प्रवास को रोक दिया गया। बेवजह प्रवास पर रोक, ऑलमोस्ट एक बैरिकेटिंग लगा करके उन लोगों ने रोक दिया, ताकि इसलिए गांव कोविड-19 के उन समस्याओं से बचे रहे। एक तो घर थोड़े दूर दूर होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर वैसे ही बहुत आराम से निभाया जा सकता है, और संक्रमण होगा तब ना फैलेगा। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया देखी गई, एंड इट्स अ वेरी नाइस ऑसम एग्जाम्पल
ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज गुड गवर्नेंस। जनता ने अपने सहभागिता से इन चीज़ों को अमली जामा पहना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कई सोशलिस्टों का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी कार्य करने लगा, लोगों में एक धुकधुकी शुरू हो गया, पता नहीं अब क्या होगा। मतलब छोटी छोटी समस्याओं में ही लोग बड़ी बड़ी बातें सोचना शुरू कर देते हैं। देश का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, इंग्लैंड का क्या होगा। अच्छी बात है कि भारत से ज़्यादा चिंता वो उन्हीं राष्ट्रों की करते हैं, इसलिए समय भी अच्छा कट जाता है। चौपाल पर बैठ लेंगे, बीड़ी उड़ी सुलगा लेंगे जो अपने जिस ग्रुप का है, या हुक्का पानी जो भी है, और उसके बाद चर्चा शुरू होगी कि पहले तो अमेरिका बर्बाद होगा, इसी बहाने जो है चीन को भी हम लोग नाप ही देंगे। समय कटने का मतलब एनीवे। और इस समय गप के सिवा बहुत ज़्यादा किया नहीं सकता था। अब मूल मुद्दा है, निष्कर्ष के तौर पर एक विमर्श सामने आया। प्रभाव को हम इससे जोड़ेंगे जो हम लिखेंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है भाई? तो आर्थिक संरचना, एक विमर्श सामने आया कि आर्थिक संरचना को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाए कि इस प्रकार की किसी आपदा के समय वो अवसर को ढूंढ सके। जैसे मास्क का निर्माण, सैनिटाइजर का निर्माण उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में भी हो सकता था, जो नहीं हुआ। अर्थात एक विमर्श आपदा में अवसर के विचार का, आपदा में अवसर के विचार का मास्क, सैनिटाइजर, तथा अन्य उपकरण या वस्तुएं निर्मित हो सकती थी जो नहीं हुई, उसके अनुरूप आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, संरचना एवं सामाजिक संगठन का निर्माण आवश्यक। ये हो गया फ्यूचरिस्टिक, कि हमारा पोल खुला, हम सोचते नहीं थे, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जब रुक गया तब समझ में आया अरे सब कुछ बैठ ही गया। तो स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है जो आपदा में अवसर को क्रिएट कर सके, सृजित कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप का सेंस लोगों को दिया जाए, स्किल दिया जाए, स्किलफुल जो लोग थे, असंगठित क्षेत्र के बजाय संगठित क्षेत्र का निर्माण किया जाए। उससे सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, आपको लोन मिलने में सुविधाएं हो सकती हैं। कई प्रकार के लाभ हैं जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये प्रश्न तो वहीं से कंसर्न है, सोशल इश्यूज से है, परंतु ये अर्थव्यवस्था को, सोशल इश्यूज से तो है ही है, सामाजिक विषय के मुद्दों से, भूगोल, इन सबको आपस में टच करता है। एग्जैक्टली ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाला क्वेश्चन है। तो यही इसका उत्तर है। थोड़ा बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, कि कई विद्यार्थियों ने, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि सर इसको थोड़ा डिटेल में करा दीजिए, ताकि फ्यूचरिस्टिक तरीके से इस प्रकार का प्रश्न आए तो किस प्रकार के अप्रोच, मॉडल, डायग्राम इनका हम प्रस्तुतिकरण में दे सकें। आप यहाँ पर यह भी दे सकते हैं, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपने ये दिया है, ये मॉडल, यहाँ पे आप चाहें तो एक मैप दे सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। आप एक छोटा सा भारत का मैप लीजिए, ये भारत का मैप है, ये सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश से दिल्ली,
पूर्वी से भी है। दिल्ली, ये हो गया दिल्ली, मुंबई या महाराष्ट्र और गुजरात। और यहाँ पे कलर चेंज कर देना है रिवर्स माइग्रेशन का। इवन इधर से भी, दिल्ली से भी। तो कहाँ पे टारगेट हुआ था और कैसे रिवर्स माइग्रेशन हुआ, इस प्रकार के भी आप डायग्राम को दे सकते हो। इस प्रकार का डायग्राम 1 मार्क्स तो लेके आएगा ही। यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना होगा कि एरो बना दीजिए, यही रिवर्स माइग्रेशन को बताता है। ये माइग्रेशन को बता रहा था, ये है विपरीत प्रवास को बताने वाला डायग्राम। बाकी डेटा आदि हमने दे ही दिया था। ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जो उत्तर के गुणवत्ता को बढ़ा देगा, बेहतर अंक दिला सकता है और 75% मार्क्स आपको इजिली मिल सकता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, ताकि बेहतर अंक के साथ, बेहतर रैंक के साथ आप चयनित हो सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।